अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 1998 में और 2003 का चुनाव आया, तो उस दौरान मीडिया में या पूरे देश में वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए जिस व्यक्ति ने अकाल के लिए बहुत बेहतरीन काम किया था। वसुंधरा राजे की जो भाषा है या वसुंधरा राजे का जो सांप्रदायिक जो परिस्थितियां हैं, उनको लेकर जो नजरिया और उनकी जो राजनीति है, उसमें और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वाकई बहुत अंतर है। ये कहना था, उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं। तो दोनों तरफ ही एक जैसी बात है कि जो मोहब्बत है, राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो उनके यहाँ मोहब्बत की दुकान होने के बावजूद जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनमें उतनी मोहब्बत आपस में रही नहीं। नमस्कार, दबार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। कल राजस्थान काफ़ी चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा, उसके पीछे 2 कारण थे। ईडी ने जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश, उनके घरों पर ईडी ने रेड की। उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने सम्मन किया है। आपको ये भी बता देते हैं कि चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है। 1 महीने से भी कम का वक़्त बचा है और राजस्थान को लेकर तमाम सवाल आप लोगों के मन में होंगे कि जैसे कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीतती है तो, और अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या सचिन पायलट को इस बार मौका दिया जाएगा? और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री गहलोत की पिछले 5 सालों में स्कीमें रहीं, क्या उनकी ज़मीनी हकीकत है? इन तमाम सवालों के साथ हमने जो यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं त्रिभुवन, उनसे बातचीत की। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज जो ये ईडी की रेड हुई है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ईडी की रेड को लेकर बहुत सी तरह के कोई विचार नहीं है। ये एक ही तरह का ख़्याल है कि जो बीजेपी के लोग हैं, वे इसे उचित मानते हैं और कांग्रेस के लोग इसे अनुचित मानते हैं। और राजनीतिक दलों का एक ख़ास चरित्र रहा है और सत्ता में आने के लिए या अपनी कुर्सी बचाने के लिए तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक मोटे तौर पे जो देखा जाए तो वो साफ ये है कि बिल्कुल जब चुनावों के नामांकन भरने का दिन बिल्कुल करीब आ रहा है और ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस इसमें हमलावर है, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाए हुए है। मुझे लगता है कि जो हमारी जाँच एजेंसियाँ हैं, वो समय रहते भ्रष्ट लोगों के, विवादित लोगों की मुश्कें कसें, तो उस पर सवाल नहीं उठे। जब वे समय रहते नहीं करती हैं क्योंकि जो मुद्दा उठा हुआ था राजस्थान में, जाने कब से ये बात आ रही थी कि ईडी आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी और लंबा समय बीत गया और खासकर जिन मुद्दों को लेकर अ, ये डोटासरा जी पर सवाल उठ रहे हैं, वो काफ़ी समय हो गया है। सर लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि एक तरफ अभी जो सचिन पायलट जी का बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि ईडी ने अभी तक ये भी क्लैरिफ़ाई नहीं किया है कि ये जो रेड हो रही है, ये किस बात को लेकर हो रही है? पेपर लीक को लेकर है या फिर दूसरा कोई मामला है? तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे मुझे लगता है कि ईडी की रेड में कभी भी ईडी इस तरह से स्पष्ट बयानबाज़ी तो आज तक पहले भी कभी नहीं की है और ईडी ने इससे पहले जितनी भी रेड की हैं, आज भी आप उनके प्रेस नोट्स अगर देखेंगे तो ईडी कार्रवाई होने के बाद शायद कुछ स्पष्ट करती है और ईडी का जो दुरुपयोग है, वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है या ये कहें कि ये जो कार्रवाई इस तरह की राजनीति से जो प्रेरित रही है, वो आप देखिए आंध्र प्रदेश में जो जगन रेड्डी हैं, उन पर कांग्रेस ने कार्रवाई की थी। अब कांग्रेस इस तरह के सवाल उठा रही है कि ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब ये कांग्रेस सत्ता में थी, जब वो केंद्र में पावरफुल थी, तो उसे उसी समय जाँच एजेंसियों को लेकर बहुत स्पष्ट और इस तरह के नियम बना देने चाहिए थे कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग कभी कर नहीं पाए। तो एक बड़ा सवाल जो है वो टल सकता था। आज कांग्रेस को लग रहा है कि
ये इस तरह का दुरुपयोग बहुत गलत है। और बहुत सारे लोग जो तटस्थ लोग हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि कम से कम चुनाव के समय में और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वो ठीक नहीं है। कुछ समय पहले कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि कम से कम चुनाव का एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें जाँच एजेंसियों को कार्रवाई से रोक देना चाहिए। लेकिन हुँ। ये एक विवादास्पद प्रश्न है, जो सत्ता में रहते हैं या जिनके अंडर जाँच एजेंसियाँ हैं, वो कुछ दूसरी तरह से इन गतिविधियों को देखती हैं। और जब प्रतिपक्ष के दल हैं या जो जिनके ऊपर छापे पड़ते हैं, रेड पड़ती है, वो उसकी व्याख्या कुछ दूसरी तरह से करते हैं। सर, अब बात करते हैं ये जो लिस्ट आ रही है, कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, आज भी कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट निकाली है और अगर अब मैं गलत नहीं हूँ तो बीजेपी ने अभी तक 133 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं और वहीं कांग्रेस ने 95 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं आज वाले मिला के। तो इस लिस्ट को कैसे आप एनालाइज़ कर रहे हैं, अभी तक की जो लिस्ट आई है उसको देखते हुए? लिस्ट की बात जो है, तीसरी लिस्ट आज आई है, जिसमें 19 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसमें एक मंत्री हैं, 11 विधायक हैं और जो सरड़ा बीएसपी से भी आए हुए कुछ सहाड़ा लोग हैं सर इस बार। हैं? जो पिछली बार बीएसपी के टिकट नहीं, से वो लड़े थे। उसमें आम तौर पर उसमें जी। देखिए आम तौर पर जो जो सूची हमारे यहाँ जो सूची आज कांग्रेस ने घोषित की है, उस सूची में साफ तौर पर एक बात ये आई है अ, कि जो विधायक हैं या जो पायलट गुट के हैं या अशोक गहलोत गुट के हैं या कांग्रेस ने में जो उन्हें जीतने की संभावना वाले लोग दिखाई दिए, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए हैं और उसपे कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ़ उनको टिकट दे दिए हैं। तो दोनों गुटों की और या कोई तीसरा गुट भी अगर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से है तो उनके टिकट उन्हें दे दिए गए हैं और वो चुनाव में फिर एक बार नए सिरे से उतरेंगे। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि चाहे पहली सूची रही, चाहे दूसरी सूची रही, चाहे तीसरी सूची रही, अ, ये माना जा रहा था कि और जो खासकर जो कांग्रेस के पक्ष के लोग हैं या जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जिनको लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए, वे पर्यवेक्षक या वे राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि कांग्रेस अगर कुछ लोगों के टिकट काट देगी, कम से कम 30-40% भी काट पाई, तो वो सत्ता में लौट सकती है। तो उस तरह की कोई वर्किंग कांग्रेस ने नहीं की है। यहाँ तक कि जो हारने वाली सीटें हैं, वहाँ भी कोई नए प्रयोग करने के लिए नए चेहरों को टिकट दिए गए हों, ऐसा नहीं सामने आया है। लेकिन सर एक जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि बीजेपी ने इस बार जो सांसद थे उन्हें भी टिकट दिए हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि वो सांसदी में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इस वजह से उन्हें विधायकी का टिकट दिया गया है। क्या इस बात में आपको सच्चाई नज़र आती है? देखिए अ, राजनीतिक दलों में खास बात देखी जाती है और जो सूची अगर हम देखें, तो सूची देख कर के जो जोखिम जिस तरह के बीजेपी ने लिए हैं या भाजपा ने लिए हैं, वो जोखिम कांग्रेस ने नहीं लिए हैं। कांग्रेस ने अपने जो गुटीय संतुलन है उसे रखते हुए अपने-अपने विधायकों को और अपने-अपने लोगों को टिकट दे दिए हैं। उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा नाम घोषित नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ़ 95 नाम हैं 200 में से। बीजेपी ने 124 लोगों की सूची 2 हिस्सों में जारी की है और उस सूची में उन्होंने 7 सांसदों को भी उतारा है। तो जो सांसद उतारे गए हैं, उससे कांग्रेस ज़रूर इस रूप में देखती है कि ये बीजेपी के सामने बड़ा संकट है और उसने हारने के डर से या अपने आप को हार से बचाने के लिए सांसदों को उतार दिया है। लेकिन जितने भी लोग हैं जो तटस्थ ढंग से सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि सांसदों के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी लादी गई है और उन पर एक तलवार लटकाई है कि वे चाहें तो इन सीटों को जीतें और नहीं तो वो आगे से राजनीतिक दौड़ से बाहर हो जाएँगे। तो हुँ। इस तरह से सांसदों पे बड़ा दबाव डाल दिया गया है। सांसदों को के लिए जीतना ज़रूरी हो गया है वरना वो लोग उन लोगों को ना लोकसभा का टिकट मिलेगा और करियर भी समाप्त हो जाएगा। ये जो हुँ। सूची है उसमें
जो खासकर एक 41 लोगों की जो पहली सूची आई थी, जी, उस सूची में उन्होंने 7 सांसद उतार करके आप ये देखें तो जो 41 सीटें हैं वो अ, ज़्यादातर हारी हुई सीटें हैं इस बार। लेकिन जब-जब हम देखते हैं कि भाजपा सत्ता में आई, भाजपा सत्ता में कब आई? 2003 में आई और 2013 में आई। तो 3 और 13 के दौरान इन 41 सीटों का क्या हुआ? हमें वहाँ लौटना होगा क्योंकि राजस्थान में जो अभी तक का जो टेम्परामेंट है वो ये दिखाई देता है कि 5 साल में 1 बार भाजपा, 1 बार कांग्रेस। तो जी, उस दृष्टि से जब 2003 का और 2013 का आकलन करते हैं, तो 2003 में परिसीमन नहीं हुआ था। उस समय ये 41 सीटें 39 थी और इसमें भाजपा की 18 या 17 सीटें आई थी। जब ये 2008 से के चुनाव से पहले परिसीमन हो गया और 2013 में भाजपा सत्ता में आई, तो उस जी, दौरान करीब 18 या 19 सीटें उनकी फिर आई थी। तो इस हुँ, दृष्टि से अगर वो 5 साल वाला 5 साल एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस वाला अंदाज़ देखें, तो उसे हुँ, समझने की दृष्टि से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस बार उन्होंने 41 सीटों में ज़्यादातर सीटें जीतने की कोशिश के लिहाज से ज़्यादा काम किया है और वो ये उनमें एक उग्रता दिखती है, एक प्रचंडता दिखती है कि वे लोग सत्ता में आएँ। हुँ, उसमें उन्होंने प्रयोग भी ज़्यादा किए हैं, जोखिम भी ज़्यादा लिया है। जी, वो जोखिम जो है वो बूमरैंग भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बूमरैंग नहीं कर सकता। हुँ, लेकिन उन्होंने तरह-तरह के प्रयोग किए हैं, जैसे सांसदों को भी टिकट दिया है, उन्होंने तीसरे या चौथे नंबर पर जो लोग रहे हैं, उनको भी उन्होंने टिकट दिया है और भाजपा के जो लोग हारे, उनको उन्होंने टिकट देने से बचने की कोशिश की है। जबकि जी, जो ट्रेडिशनल टिकट देने का तरीका है, उसे हम अगर समझने की कोशिश करें या देखें, तो वो टिकट उनको जाना चाहिए। क्योंकि जो हारा हुआ है, उसको जो थोड़े वोटों से हारा 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, 25,000 से, उसको हुँ, टिकट जाना चाहिए था क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो हारा है, पिछली बार तो इस बार जीत गया। हुँ, इस बार जीत सकता है। जी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। जी। सर, थोड़े वोटों से आप हारने की बात कर रहे हैं, एक सीट चूरू की भी है जो कि थोड़े ही वोटों से राजेंद्र राठौड़ जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी है। क्या लगता है आपको अगर वो चूरू से लड़ते, तो क्या वो हार जाते? देखिए, वो पिछली बार 1850 वोट से जीते थे जी। और वहाँ 3 मुस्लिम प्रत्याशी थे जो 1000 से और 1500 के बीच में वोट लेकर गए। उन हुँ, तीनों हुँ। प्रत्याशियों के वोट 3600 के आसपास बन रहे थे। अगर वो 3 प्रत्याशी अ, खड़े नहीं होते या मंडेलिया उनको बिठाने में सफल हो जाते या वो वोट नहीं काटने देते, तो उसका बड़ा साफ तौर पर असर जीत या हार पर पड़ता। लेकिन राजेंद्र राठौड़ राजस्थान के उन गिने-चुने नेताओं में है जिनकी अपने मतदाताओं पर, लोगों पर और जनता की जो नब्ज़ है उस पर बड़ी अच्छी पकड़ है और इस वजह से वो चुनाव निकालने में बहुत होशियार रहते हैं। तो पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस का जब वर्चस्व हो रहा था विधानसभा चुनाव में तब वो जीतने में सफल रहे। हुँ, हुँ। एक बार पहले वो तारानगर जा चुके हैं और जी। तारानगर सीट बदल करके उन्होंने तारानगर को भी जीता। हुँ, हुँ। इस बार फिर वो तारानगर गए हैं। पहले कुछ ऐसी चर्चा थी कि वो विद्याधर नगर या बीकानेर जाना चाहते हैं। ये अब सच पता नहीं है कि क्या था, क्या नहीं था। लेकिन तारानगर उनके लिए कोई बहुत नई या बहुत ऐसी चुनौतीपूर्ण बात रही हो और वो चले जाएँ ऐसा लगता नहीं है क्योंकि भाजपा में वो अपना टिकट तो क्लियर करवा ही सकते थे क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो स्थानीय स्तर पर भले वो सर्वेज़ पर भरोसा करती हो, लेकिन स्थानीय समीकरणों का जितना ध्यान राजेंद्र राठौड़ को है, उतना राजस्थान के उनके समकक्ष जो नेता हैं, उनको कम है। इस मामले में वसुंधरा राजे या कुछ और लोग, अरुण चतुर्वेदी
सतीश पूनिया, ये लोग काफ़ी दक्ष हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट के मामले में तो होशियार हैं और ये फँसे हुए लग सकते हैं कि इस बार उन्हें बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि वहाँ नरेंद्र बुडानिया उनके सामने होंगे। तो बुडानिया भी एक ताकतवर खिलाड़ी हैं, पर राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला इस सीट का अच्छा रहेगा। ये नरेंद्र बुडानिया के लिए बड़ी चुनौती है, राजेंद्र राठौड़ के लिए मुझे उतनी बड़ी चुनौती नहीं लगती। जी। सर, एक दर्शकों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जैसे अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पे अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट नज़र आते हैं और बीजेपी की बात करें तो वहाँ पे तमाम चेहरे नज़र आते हैं, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और ओम बिड़ला और भी कई चेहरे हैं। तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं अभी तक जो लिस्ट आई है कांग्रेस की और दूसरी तरफ बीजेपी की, उसमें किसके कितने ज़्यादा लोग आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री का नाम तय होगा ही निश्चित रूप से, वो पहले से ही तय कर लिया होगा। ये बाहर वो लोग बात अभी आने नहीं देते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। वसुंधरा राजे, मुझे लगता है कि अ, वो कोई दौड़ से बाहर हो गई हों, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाजपा राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी चाल, चरित्र और चेहरा बदलने की कोशिश में लगातार रही है। वो यहाँ भी कोशिश कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा बदला है। कलराज मिश्र या राजनाथ सिंह, उनमें से किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया। इसी तरह से गुजरात में उन्होंने बदला है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है कमोबेश, वहाँ भी वो बदलाव की कोशिश में है। रायपुर में जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ ये कोशिश है। हिमाचल और जो दूसरे राज्य हैं, वहाँ भी उन्होंने ये कोशिश की है। हरियाणा में यहाँ तक कि उन्होंने चेहरा बदला और वो खट्टर को आगे लेके आए। तो अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई न कोई व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी के करीब होगा, जो प्रधानमंत्री के करीब होगा या अमित शाह के विश्वास का व्यक्ति होगा, उसे वो लेकर आएँगे। हुँ, इस दृष्टि से ओम बिड़ला भी हो सकते हैं, इस दृष्टि से वसुंधरा राजे हो सकती हैं, उस दृष्टि से कोई संघ का व्यक्ति हो सकता है, उस दृष्टि से राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी, अ, या कोई योगी, कोई बाबा, कुछ भी हो सकता है। वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, वहाँ अर्जुन मेघवाल भी हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत असमंजस में नहीं है और वो अपना पेपर वर्क ज़्यादा करती है कांग्रेस की तुलना में। कांग्रेस में राजनीति उथल-पुथल वाली बहुत ज़्यादा है और वहाँ घमासान भी काफ़ी बड़ा है, भले लोग वहाँ कम हों। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 5 साल कांग्रेस का बहुत घमासान में निकला है। इसका फ़र्क या इसका असर जो है उनके कामकाज पर भी निश्चित ही पड़ा है। अगर शायद अशोक गहलोत फ्री हैंड रहते या सचिन पायलट फ्री हैंड रहते, तो या दोनों नेताओं के बीच में कोई बहुत अच्छा सामंजस्य रहता, तो उनकी स्थिति इस चुनाव में वाक़ई बहुत अलग तरह की होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ये चुनाव दोनों पार्टियों के बीच में बहुत काँटे का है और कौन-सी पार्टी चुनाव जीतती है, कौन-सी पार्टी चुनाव हारती है, कौन किस तरह से करता है, किसके यहाँ कितने मुख्यमंत्री हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ असमंजस की स्थिति है, लेकिन वो असमंजस मुझे लगता है यही है। वो असमंजस दिल्ली में और ख़ासकर जो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तकदीर और तदबीर तय करने वाले जो नेता हैं, उनके यहाँ पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पहले से सब कुछ तय है कि किसे चुनाव जितवाना है, किसे बेहतर चेहरे के रूप में सामने लाना है, वो सब वर्किंग उनके यहाँ पहले से हो रखी होगी। ये हुँ, काम कांग्रेस में भी कम नहीं है, कांग्रेस भी बहुत स्पष्ट है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में जहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी राजस्थान की सूची में मीन मेख निकाल रहे थे और जब खबरें ये आ रही थी कि उन्होंने कहा कि कौन शांति धारीवाल, इनकी शिकायतें मिली हैं या महेश जोशी, लेकिन आखिर महेश जोशी या शांति धारीवाल किसके लिए काम कर रहे थे? उनके नेता कौन थे? उनके नेता ने वहाँ ये कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे न केवल छोड़ नहीं रही है,
बल्कि मुझे छोड़ेगी भी नहीं। तो हुँ। आप बहुत कुछ कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी देख सकते हैं। कांग्रेस में भी चीज़ें बहुत स्क्रिप्टेड हैं, बहुत रिटन हैं, लेकिन राजनीति ज़्यादा वहाँ उथल-पुथल वाली है। क्या वहाँ शांति धारीवाल को टिकट मिलेगा सर? चौथी लिस्ट में उनका नाम आएगा सामने? देखिए, मुझे ये लगता है कि शांति धारीवाल और महेश जोशी जो दोनों लोग जी। हैं, मुझे उनका कोई कांग्रेस में अभी विकल्प तैयार किया हो ऐसा तो लगता नहीं है। और जब उन्होंने जो अब तक जितने नाम सामने आए हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो शायद जिनका टिकट कट सकता था लेकिन उनका भी नहीं कटा। तो मुझे ऐसा कोई तर्क लगता नहीं है कि महेश जोशी और शांति धारीवाल का टिकट भी कटेगा। शांति जी। धारीवाल कांग्रेस के एक तरह से अ, बड़े तारनहार टाइप के नेता हैं जो जैसे राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी को सदन में बहुत आगे रखते हैं, उसी तरह से शांति धारीवाल भी पार्टी में एक उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रहती है। वो भले विवादों में रहें, भले कैसे भी रहें, लेकिन कांग्रेस के लिए वो उनकी बड़ी भूमिका है और मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस अपने उनके टिकट काट करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगी क्योंकि महेश जोशी न तो महेश जोशी का कोई विकल्प मुझे उनकी सीट पर कोई उन्होंने नेता ऐसा तैयार कर रखा हो और जिसे टिकट दे दें और वो जीत जाए। और न ही मुझे शांति मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शांति धारीवाल और महेश जोशी दोनों सीट ज उनका जीतना तय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा अम, अभी की स्थिति में कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे जी। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है, अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं अपनी सभाओं में जहाँ जा रहे हैं कि सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार एक बार फिर चुन कर आएगी, फिर चाहे उनकी चिरंजीवी योजना हो या फिर राइट टू हेल्थ हो या फिर ₹500 में सिलेंडर देना हो, तमाम वो काम अपने गिना रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया कि अगर सरकार रिपीट होती है, तो वो ₹10,000 घर की जो मुखिया होंगी महिलाएँ उनको देंगे और उसके अलावा जो सिलेंडर जो वो लोगों को दे रहे हैं उसमें भी जो नंबर है उसको बढ़ाएँगे। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना ज़मीन पर ये आपको उनके जो वादे हैं वो ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं और लोग कितना उनके वादों पर बिलीव कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की जो बातें हैं उनमें कितनी लोगों को सच्चाई नज़र आ रही है? राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की स्कीम्स रही हैं, उन स्कीम्स की स्थिति ये रही है कि जैसे भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय योजना लाए और वो पहला मौका था जब गरीबों के लिहाज से जो पीड़ित थे उनके लिए काम किया गया, काम शुरू हुआ। वो बड़े लोगों से जुड़े हुए नेता थे। लेकिन इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि लोगों ने उनके 2 ढाई साल के 3 साल का जो शासन था, उसमें बाद में भरोसा नहीं हुआ और वो उखड़ गए। इसके बाद से लगातार अशोक मतलब चाहे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे या वसुंधरा राजे रहीं या भैरव सिंह शेखावत रहे, योजनाओं पे काम होता रहा है, चर्चाएँ होती रही हैं। लेकिन आप देखिए अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 1998 में और 2003 का चुनाव आया, तो उस दौरान मीडिया में या पूरे देश में वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए जिस व्यक्ति ने अकाल के लिए बहुत बेहतरीन काम किया था। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हमारी जिन भी भाजपा के नेताओं से या गैर कांग्रेस के नेताओं से बात होती है, हर कोई तारीफ़ करता है कि उस काल में उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया था कि उससे पहले ऐसा काम कभी नहीं हुआ। ठीक इसके साथ-साथ एक बात और थी, उन्होंने कर्मचारियों की मुश्कें भी कसी। जो कर्मचारी काम नहीं करते थे या उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी या लोग चक्कर काटते रहते थे, तो उन्होंने उनको एक समयबद्ध सीमा में काम करने की नसीहत दी, काम करना सिखाया और कानून बनाए। प्रस्ताव लाए कि कौन-सी फ़ाइल कितने दिन चल सकती है, कहाँ जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण हटवाए, बरामदे खाली करवाए। राजस्थान को बेहतर बनाने के लिए उनकी कई चर्चित योजनाएँ रहीं। लेकिन जब 2003 में वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा निकाली और नतीजे आए, तो वो नतीजे उन योजनाओं पर मुहर लगाने वाले नहीं थे। फिर इसके बाद जब वसुंधरा राजे आईं, फिर दोबारा अशोक गहलोत आए जो उनका दूसरा कार्यकाल था। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने मुफ़्त दवा और मुफ़्त इलाज का जो काम किया था वो उसकी प्रशंसा मुझे अब भी याद है। मैं
बिल्कुल विभिन्न इलाकों में जाता था और सुन रहे थे, तो लोग बड़ा तारीफ़ करते थे कि ये ऐसी योजनाएँ हैं जो इससे पहले कभी नहीं आई। उन्होंने पेंशन का काम इतना व्यापक स्तर पे किया था कि करीब मुझे याद है आज भी कि वो जो प्रशासनिक अधिकारी शायद 5 साल में या 10 साल में इतना काम नहीं करे, वो कुछ महीनों में उन्होंने पेंशन लोगों के खातों में डलवा दी थी। करीब 50 लाख लोगों के खातों में पेंशन डलवाना और चुनाव तक। मेट्रो का काम हुआ था, लेकिन वो चुनाव नतीजे और भी ज़्यादा खराब रहे। इस हुँ, बार उन्होंने उन दोनों जो उनके नतीजे थे, उनसे शायद कुछ नसीहत भी ली, कुछ सीख भी ली, कुछ अपने अनुभवों की दृष्टि से भी काम किया। तो इस बार उन्होंने सजग होकर के काम करने की कोशिश की है। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो विवाद शुरुआती वर्षों में रहा, उसने लोगों के ज़ेहन पे या मतदाताओं के ज़ेहन पे एक नकारात्मक दृष्टि छोड़ी। अभी 4-5 महीने पहले तक कांग्रेस तक के लोग कह रहे थे कि अगर ये दोनों लोग एक हो गए, दोनों लोग एक हो जाएँ तो हमारी सरकार वापस आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों लोग लड़ते रहे तो ये संभव नहीं होगा। दोनों नेताओं के बीच में सुलह हुई, समझौता हुआ, अब दोनों नेता आपस में एक साथ हैं। लेकिन मुझे जी। लगता है कि कांग्रेस हाईकमान और जो कांग्रेस के प्रभारी थे, उनकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि उन्होंने जब राहुल गांधी की यात्रा निकली, उस दौरान दोनों नेताओं के बीच में बड़ा अच्छा तालमेल था, समन्वय था या कम से कम ये कह सकते हैं कि दोनों नेता एक-दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे और वह माहौल अगर अब तक रहता तो कांग्रेस को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन वैसा रह नहीं पाया, बीच-बीच में बहुत कड़वाहट आई, बहुत दोनों तरफ से बयान आए। तो चीज़ें उन्होंने ठीक की हैं और वो एक कुशल मुख्यमंत्री के रूप में और एक बहुत ही दक्ष राजनेता के रूप में अशोक गहलोत जाने जाते हैं। लेकिन अब परिणाम क्या रहेगा, वो क्या 200 सीटों में से 101 प्लस कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? ये ये एक बड़ा इस बात पे निर्भर करेगा कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारने के बाद में कितना काम ग्राउंड पर कर पाती है, उसके अपने जो लोग हैं, उसकी अपनी जो टीम है, वो कितना बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, उनका कार्यकर्ता उनके साथ कितना है, जिस एग्रेशन के साथ भाजपा के कार्यकर्ता काम करते हैं, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता उस एग्रेशन के साथ काम कर पाएगा? मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है या जो एक सुशिक्षित या पढ़ा-लिखा वर्ग है या जो प्रोग्रेसिव है, जो थोड़ा भाजपा के प्रति मोह रखने के बजाय कांग्रेस के प्रति मोह रखता है, वो जितना उतावला कांग्रेस को सत्तासीन करने और भाजपा को सत्ता से दूर रखने में लगे रहते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ग्राउंड पर नहीं है। जो आम हुँ, लोग हैं, वो कुछ और वहाँ गैप है। वो गैप क्यों है? वो उसकी जो बड़ी वजह है, वो शायद सरकारी तंत्र के कामकाज की वजह भी है। जैसे आप देखेंगे कि एक सड़क बहुत अच्छी बन गई, बहुत बढ़िया सड़क है, लेकिन उसके 100 मीटर का या 200-300 मीटर का टुकड़ा ऐसा है कि वहाँ बिल्कुल गड्ढा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, अस्पताल में आप जाएँगे, बहुत सारी योजनाएँ लुभावनी और बहुत अच्छी हैं। लेकिन कहीं-कहीं लोगों को लगता है कि उस सेम बिजली में जो बिजली के तौर पे किया गया है, लेकिन वहाँ बिजली की योजनाओं में लोगों को ये चीज़ अखरती है कि आखिर शिविर लगा कर के क्यों किया गया? शिविरों में बुलाकर क्यों किया गया? अगर मान लो राहत देनी है, तो आप वैसे दे दीजिए। तो सवाल बहुत सारे हैं, तो इसलिए इस बार का चुनाव जो है वो बड़ा मज़ेदार है और राजस्थान में इस बार ऐसा भी नहीं लग रहा कि अ, सत्ता के प्रति कोई नाराज़गी है जो जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो है या मुख्यमंत्री के प्रति कोई भारी नाराज़गी है। लोग ये भी कह रहे थे कि विधायकों के प्रति बड़ी नाराज़गी है। संभव है ये बात विधायकों के प्रति नाराज़गी है। ये भाजपा के विधायकों के साथ भी है, ये कांग्रेस के विधायकों के साथ ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो सत्ता में थे। लेकिन हुँ, हालात ये बता रहे हैं अ, कि जो मतदाताओं का रुझान है, जातियों का जातिगत तौर पे जो इनकी कारकर्दगी है कि कितना इन्होंने बोर्ड बना दिए, कुछ कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे जो गेम हैं इस बार अशोक गहलोत सरकार ने ऐसे किए हैं, जिन्होंने कम से कम
बहुत धुंधलका ऐसा पैदा कर दिया है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है और भाजपा सत्ता से वंचित हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से भाजपा भी पूरे एग्रेशन में है। उसके नेता वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से वो एक बार 120 और दूसरी बार 163 सीटें लेकर के आए, वैसा है। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी इस बार खल रही है और वो कमी है राजस्थान का कोई एक नेता अभी सामने नहीं है। पिछली बार या जब दोनों बार वो एक बार 120 सीटें लाई, एक बार 163 सीटें लाई, तो उस दौरान राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता के रूप में थी। पहली बार वो नई नेता थी, दूसरी बार वो परिपक्व नेता थी। तो पिछली बार जब किसी को कोई बात कहनी थी, तो वो उन तक अपनी बात पहुँचा सकता था। इस बार भी हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई है, तो कम से कम इस समय ऐसा कोई नेता नहीं है ऐसा कोई नेता राजस्थान में उपलब्ध नहीं है अभी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी भावनाओं से व्यक्त करवा सकें और इसी कारण जैसे जयपुर के अंदर झोटवाड़ा हो, विद्याधर नगर हो या चित्तौड़गढ़ गढ़ की सीट हो या और बहुत सारी कई जगह देवजी पटेल को बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो पिछली बार जब टिकटें दी गई थी तो जो 2 या 3 या 4 प्रतिद्वंद्वी थे उनको एक साथ बुलाया गया था और बुला करके उनको कहा गया था कि देखिए भई आप में से किसी एक को टिकट मिलेगा। पहले आप ये तय करके आइए कि टिकट के लिए कौन दावेदार हैं, तो एक न्यूनतम सूची बनाई गई। और उन सब से बातचीत की गई। उस बातचीत का असर ये रहा कि लोग लोग जो हैं, वो विरोध नहीं कर पाए। इस बार ये चीज़ अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फाँस की तरह से सामने आई है। सर, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा और वो ये है कि क्या वसुंधरा राजे को इसलिए साइडलाइन किया जा रहा है क्योंकि वो उस तरीके की राजनीति नहीं करती जिस तरीके की नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं? वो किसी तरीके का कम्युनल बयान नहीं देती हैं। आखिरी बार मुझे याद है राजस्थान में बीजेपी ने एक ही मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, वो भी वसुंधरा राजे करीबी थे। इस बार देखना होगा कि उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है और हमने ये भी देखा है कि झालावाड़ जो वसुंधरा राजे का इलाका है, वहाँ पे भी उनको काफ़ी मुस्लिम समुदाय की तरफ से सपोर्ट हासिल है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए वसुंधरा राजे की जो भाषा है या वसुंधरा राजे का जो सांप्रदायिक जो परिस्थितियाँ हैं, उनको लेकर जो नज़रिया और उनकी जो राजनीति है, उसमें और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वाक़ई बहुत अंतर है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अंतर है। वो धार्मिक भावनाओं को लेकर इतनी उग्र और प्रचंड नहीं है, हालाँकि वो बहुत धार्मिक हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो जो जो प्रचंडता या जो उग्रता हमें बाकी नेताओं में या बल्कि एक और चीज़ है, ये सिर्फ़ वसुंधरा राजे ही क्यों, आप राजस्थान के किसी भी नेता को ले लें, आप राजेंद्र राठौड़ को ले लें, आप सतीश पूनिया को ले लें, आप अरुण चतुर्वेदी को ले लें, आप ललित किशोर चतुर्वेदी या हरिशंकर भाभड़ा जो पुराने नेता रहे हैं। मुझे ऐसा कोई भैरव सिंह शेखावत बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनका एक उदाहरण मुझे बार-बार याद आता है कि यहाँ सीपीएम की जो ट्रेड यूनियन है, उसके वक़ार साहब बड़े बुज़ुर्ग नेता थे। वो जब धरने पर बैठते थे या लंबी उनकी भूख हड़ताल हो जाती थी, तो वो अ, ख़ास तौर पर अपने लोगों को भेज कर के और उनकी भूख हड़ताल तुड़वाते थे और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे। तो राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी जिस मिट्टी से बनी है, उसके जो संस्कार हैं, वो उस तरह के नहीं हैं जो जो उग्रता, प्रचंडता हम मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में देखते हैं। तो ये बात वसुंधरा राजे के साथ भी है कि वो इतना कट्टर या वो बहुत लिबरल तो वसुंधरा राजे सहित सभी नेता बहुत राजस्थान के इस दृष्टि तुलनात्मक रूप से बहुत लिबरल है, वसुंधरा राजे उनमें ज़्यादा लिबरल है। तो अ, ये आप मान के चलिए कि एक बात ये हो सकती है कि जो भाजपा के शिल्पकार, जो नई भाजपा है उसके शिल्पकार इस पार्टी को जहाँ ले जाना चाहते हैं, हो सकता है वो उसमें थोड़ा मिसफिट भी
उन्हें महसूस करते हों। जो भले भारतीय जनता पार्टी हो या भले कांग्रेस हो, इस बार एक चीज़ दोनों दलों में बड़ी समान है जी। और वो है कि मुझे उसमें एक खुमार बाराबंकी का शेर याद आ रहा है। वो शेर है कि ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, हुँ, हुँ। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं। तो दोनों तरफ ही एक जैसी बात है कि हुँ, जो मोहब्बत है, राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो उनके यहाँ मोहब्बत की दुकान होने के बावजूद जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनमें उतनी मोहब्बत आपस में रही नहीं। ठीक इसी तरह का मामला जो अम, सनातन धर्म या सनातन परंपराओं की बात करते हैं, उनके यहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति रही है। वो सब एक-दूसरे से कहना चाहते हैं कि मोहब्बत है मुझको, लेकिन ये कहने में उनको मतलब कोई 1-2 दिन, 1-2 महीने नहीं, ज़माना लग रहा है। हुँ, तो हुँ। दोनों पार्टियों के भीतर जो आपसी जो नेताओं के बीच का आपसी विश्वास है, उसमें बड़ी भारी मुझे थोड़ा दूरी लग रही है और थोड़ा अनमनापन लग रहा है। तो ये चीज़ जी। दोनों दल एक एक जैसा अपने एक-दूसरे के साथ या अपने भीतर हुँ, हुँ। महसूस कर द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।